अस्सलाम वालेकुम। सीटीईटी इम्तिहान में उर्दू पेडागॉगी अक्सर उम्मीदवारों के लिए एक मुश्किल हिस्सा होता है ना, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस मुख्तसर से तज़किये में हम इसके सबसे अहम यानी कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। और ये सवाल ये तो तकरीबन हर उम्मीदवार के जहन में गर्दिश करता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका जवाब खुद ब खुद वाज़ेह होता जाएगा और तैयारी के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ज़ुबान के बिल्कुल बेसिक्स पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि हुसूलियाबी और आमोज़िश में क्या फ़र्क है। इसके बाद तदरीस के कुछ मौसर उसूलों को समझेंगे, फिर ज़ुबान की 4 अहम महारतों पर नज़र डालेंगे और आखिर में जांच और तदरीसी मामलात यानी टीचिंग एड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। ज़ुबान की बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये ज़ुबान है क्या और इसकी कौन कौन सी शक्लें होती हैं? देखें, ज़बान का इजहार कई तरह से होता है। हम बोल कर बात करते हैं जिसे लोक ज़ुबान कहते हैं, इशारों से भी बात होती है और अलामतों से भी, लेकिन जो सबसे मेयारी शक्ल मानी जाती है वो है तहरीरी ज़ुबान यानी लिखत ज़ुबान। क्यों? क्योंकि ये एक पक्का, एक मुस्तनद रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है और सीटीईटी में अक्सर इस पर सवाल बनता है। जहन में बिठा लें कि हिंदुस्तान की कोई एक कौमी ज़बान नहीं है। जी हाँ, कोई कौमी ज़बान नहीं। हिंदी हमारी सरकारी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है और अंग्रेजी मुआवन सरकारी ज़बान यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। ये बहुत दिलचस्प है। हम ज़ुबान कैसे सीखते हैं? क्या ये कुदरती तौर पर हासिल होती है या इसे बाकायदा सीखा जाता है? देखते हैं। हुसूलियाबी और आमोज़िश यानी एक्विजिशन और लर्निंग, इन दोनों में फ़र्क समझना इम्तिहान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। देखें, एक्विजिशन जिसे इक्तिसाब भी कहते हैं, एक बिल्कुल कुदरती, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है। जैसे एक बच्चा अपनी मादरी ज़ुबान अपने घर, अपने माहौल से खुद ब खुद सीख लेता है। कोई ग्रामर नहीं, कोई उस्ताद नहीं। दूसरी तरफ है लर्निंग यानी आमोज़िश। ये एक बाकायदा शोहरी कोशिश है। इसमें उस्ताद भी होता है, ग्रामर के उसूल भी होते हैं और ये आमतौर पर स्कूल में होता है। अब इस पर 3 बड़े माहिरीन की राय देखते हैं। सबसे पहले हैं जीन पियाजे। इनका कहना है कि सोच ज़ुबान से पहले आती है, यानी एक बच्चा पहले अपने जहन में कॉन्सेप्ट्स बनाता है, चीज़ों को समझता है और फिर उन ख्यालात को बयान करने के लिए ज़ुबान सीखता है। जैसे बच्चा पहले महसूस करेगा कि खिलौना नर्म है, बाद में इस एहसास के लिए नर्म का लफ्ज़ सीखेगा। लेकिन लियो वाइगोस्की इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ज़ुबान सोच से पहले आती है। उनके मुताबिक हम समाजी मेलजोल यानी सोशल इंटरैक्शन से ज़ुबान सीखते हैं और फिर यही ज़ुबान हमारी सोच को शक्ल देती है। और इनकी एक बहुत अहम बात है जाती गुफ्तगू या प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बातें करना। वो कहते हैं कि ये सोच को मुनज़्ज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आते हैं नोम चॉम्स्की, जिनका नज़रिया तो बिल्कुल ही अलग है। वो कहते हैं कि भाई ज़ुबान सीखने की सलाहियत हमारे अंदर पैदाइशी होती है, ये बायोलॉजिकल है। उनके मुताबिक हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD पहले से मौजूद है जो हमें किसी भी ज़ुबान की ग्रामर को आसानी से समझने में मदद देता है। कमाल है। तो ये तो हो गए नज़रियात। अब आते हैं अमली पहलुओं पर, यानी क्लासरूम में ज़बान सिखाने के मौसर तरीके और उसूल क्या हैं। एक बहुत मशहूर तरीका है इस्तक़राई तरीका यानी इंडक्टिव मेथड। ये छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मिसालें देते हैं जैसे खालिद, दिल्ली, किताब, और फिर बच्चों से पूछते हैं कि इनमें क्या मुश्तरक है, और फिर मिलकर उसूल बनाते हैं कि अच्छा तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। यानी हम मिसाल से उसूल की तरफ जाते हैं। और इसका बिल्कुल उल्ट है इस्तिखराजी तरीका यानी डिडक्टिव मेथड। यहाँ कहानी उल्टी है, पहले उसूल या तारीफ बताई जाती है और फिर उसकी मिसालें दी जाती हैं। ये तरीका आमतौर पर बड़ी क्लासों में ज़्यादा कारआमद होता है। तो ये हुआ उसूल से मिसाल की तरफ। इन तरीकों के अलावा तदरीस के कुछ सुनहरी असूल हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए, जैसे हमेशा मालूम से नामालूम की तरफ जाएं, आसान से मुश्किल की तरफ, ठोस चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात की तरफ। ये असूल सीखने के अमल को बहुत कुदरती और आसान बना देते हैं। बहुत खूब। अब बात करते हैं ज़बान की इन 4 बुनियादी महारतों की, जिन्हें LSRW भी कहते हैं। ये किसी भी ज़बान की तदरीस का मरकज़ हैं। इन महारतों को हम 2 बड़े ग्रोहों में बांट सकते हैं। पहली हैं अखाज़ी महारतें या रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव मतलब वसूल करना।
تو ان سے ہم معلومات وصول کرتے ہیں، یعنی سننا اور پڑھنا۔ دوسرا گروہ ہے پیداواری مہارتیں یا پروڈکٹیو سکلز۔ پروڈکٹیو مطلب کچھ پیدا کرنا، تو ان سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی بولنا اور لکھنا۔ آسان ہے۔ کلاس میں کچھ عام سیکھنے کی مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، جیسے ڈسلیکسیا جس میں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، ڈسگرافیا میں لکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، ڈسکیلکولیا حساب سے متعلق ہے، اور ڈسپریکسیا میں فائن موٹر سکلز جیسے پینسل پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ایک استاد کے لیے ان کی پہچان بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کی صحیح مدد کی جا سکے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ طلبہ کی سکھائی کو جانچا کیسے جائے اور تدریس کو مزید دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے ہیں بصری معاونات یعنی ویژول ایڈز، وہ سب چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے چارٹ، ماڈل، نقشے، پوسٹرز۔ یہ سب مشکل تصورات کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پھر آتی ہیں سمعی معاونات یعنی آڈیو ایڈز۔ یہ سننے کی حس کے لیے ہیں، جیسے ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر یا کوئی بھی آڈیو پلیئر۔ یہ تلفظ اور سننے کی مہارت کو نکھارنے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اور آخر میں سب سے مؤثر سمعی بصری معاونات یعنی آڈیو ویژول ایڈز۔ یہ سب سے بہترین کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھنے اور سننے دونوں حواس کو استعمال کرتی ہیں۔ سوچیں، ویڈیو، کمپیوٹر، فلم، ڈرامہ، یہ سیکھنے کو کتنا دلچسپ اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ اچھا، جانچ یعنی اسیسمنٹ کی بھی دو اہم قسمیں ہیں، اسیسمنٹ فار لرننگ جسے تشکیلی جانچ کہتے ہیں، اور اسیسمنٹ آف لرننگ جسے مجموعی جانچ کہتے ہیں۔ ان میں فرق بہت اہم ہے۔ فار لرننگ تدریس کے دوران ہوتی ہے، اس کا مقصد بہتری لانا ہے، جیسے کلاس میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیا۔ جبکہ آف لرننگ تدریس کے بعد ہوتی ہے، اس کا مقصد گریڈ دینا ہے، جیسے سالانہ امتحان۔ اور تشخیص کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے پورٹ فولیو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بس ایک طالب علم کے کام کا ایک مجموعہ ہے، ایک کلیکشن جو وقت کے ساتھ ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس سے صرف نمبروں کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ طالب علم کی کوشش، اس کی ترقی، اس کی پوری لرننگ جرنی نظر آتی ہے۔ تو یہ تھا اردو پیڈاگوگی کے کچھ سب سے اہم نکات کا ایک تیز رفتار جائزہ۔ امید ہے کہ اس سے تیاری کے لیے ایک واضح خاکہ ذہن میں بن گیا ہوگا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے نظر ثانی کے لیے سب سے پہلے کس شعبے پر توجہ مرکوز کی جائے گی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔